हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में। राहुल एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था। हर लंच ब्रेक में वो कैफेटेरिया के एक कोने में अकेला बैठा रहता, जबकि उसके आसपास लोग हंसी मजाक और गॉसिप में बिजी दिखते। उसे हमेशा ऐसा लगता कि वो कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बनने के लिए बना ही नहीं है। सोशलाइजिंग उसके लिए किसी टफ चैलेंज से कम नहीं था। राहुल बचपन से ही इंट्रोवर्ट था। स्कूल में जब दोस्त ग्रुप्स में मस्ती करते थे, तब वह लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता था। उसे लगता था कि वो दूसरों से उतना इंटरेस्टिंग नहीं है कि लोग उससे बात करें। ऑफिस में भी यही हाल था। वो अच्छा काम करता था, पर लोगों से कनेक्शन बनाने में हमेशा पीछे रह जाता था। एक दिन उसके कोलीग आकाश ने उसे बुलाया। राहुल, आ यार हमारे साथ। राहुल हेजिटेट करते हुए ग्रुप की तरफ बढ़ा, पर जाकर भी चुप ही रहा। जब सब अपनी बातों में बिजी हो गए, तो उसे फिर से अकेला होने का एहसास हुआ। यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस करना। एक शाम राहुल एक बुक स्टोर गया और उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, हाउ टू टॉक टू एनी बाय ली लाउंड्स। क्यूरियोसिटी में उसने किताब पलटनी शुरू की। उसे समझ आया कि सिर्फ कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज सुधारने से लोग नेचुरली अट्रैक्ट होने लगते हैं। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पर्सनैलिटी पर काम करेगा। अगले दिन कैफेटेरिया में राहुल ने अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलने का ट्राई किया। सीधा खड़ा होना, आंखों में कॉन्फिडेंस और एक हल्की सी स्माइल। जब आकाश ने फिर से बुलाया, इस बार राहुल बिना हेजिटेट किए बोला, बस यार, काम थोड़ा हेक्टिक चल रहा है, तेरा क्या हाल है? आकाश सरप्राइज हुआ, पर खुश भी। ये छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन राहुल के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आने लगा था। राहुल ने अगला स्टेप उठाया, स्मॉल टॉक सीखना। एक ऑफिस पार्टी के दौरान उसने नए कोलीग से सीधे सवाल पूछा, हे, तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो? पहली बार उसे लगा कि कॉन्वर्सेशन एफर्टलेसली फ्लो कर रहा है। ये एक बड़ी जीत थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि बातचीत करना भी एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। एक और टेक्निक जो राहुल ने सीखी वो थी मिररिंग। जब श्रेया अपनी गोवा ट्रिप के बारे में बता रही थी, तो राहुल एक्साइटेड टोन में बोला, ओ वो गोवा, दैट साउंड्स अमेजिंग। कैसी थी ट्रिप? ये सुनकर श्रेया और एक्साइटेड हो गई और ज्यादा डिटेल्स शेयर करने लगी। ये एक नया लर्निंग था। जब हम सामने वाले की एनर्जी मैच करते हैं, तो वो हमसे और कनेक्ट होने लगते हैं। धीरे धीरे राहुल का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब वो सिर्फ कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व नहीं होता था, बल्कि उन्हें एंजॉय भी करने लगा था। एक दिन एक प्रेजेंटेशन के दौरान जब राहुल बिना किसी हेजिटेशन के अपनी बात रखता है, तो सब इंप्रेस्ड हो जाते हैं। आकाश आकर कहता है, राहुल, तू काफी चेंज हो गया है। पहले जो चुप रहता था, अब तू सबसे कॉन्फिडेंटली बात करता है। क्या सीक्रेट है? राहुल सिर्फ मुस्कुराया और बोला, बस थोड़ा सेल्फ इंप्रूवमेंट और कम्युनिकेशन के कुछ सीक्रेट्स जो मैंने सीखे हैं। दोस्तों, राहुल की जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहें, तो कोई भी अपनी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बस छोटी छोटी चीजें सीखनी होती हैं। बॉडी लैंग्वेज, स्मॉल टॉक, मिररिंग और एक्टिवली सुनना। अगर आप भी अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आज से ही शुरू करिए। राहुल ने कम्युनिकेशन की दुनिया में पहला कदम रख लिया था, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि सिर्फ बात करना काफी नहीं है। लोग कैसे पहले 5 सेकंड में ही किसी के बारे में राय बना लेते हैं, यह उसके लिए नया था। उसने समझा कि फर्स्ट इंप्रेशन सिर्फ वर्ड से नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, टोन और कॉन्फिडेंस से बनता है। एक दिन ऑफिस में एक नई मीटिंग थी, जहां राहुल को अपने सीनियर्स से मिलना था। पहले जहां वो नजरें झुकाकर हेलो बोलकर निकल जाता था, इस बार उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने आई कांटेक्ट बनाए रखा, एक हल्की सी स्माइल दी और हाथ मिलाते हुए थोड़ा फर्म हैंडशेक किया। वो देख सकता था कि सामने वाला पर्सन उसके कॉन्फिडेंस को नोटिस कर रहा था। लेकिन राहुल का असली टेस्ट तब आया जब उसे एक बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी थी। पहले ही उसे घबराहट होने लगी, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया
कि पहला इंप्रेशन बनाने के लिए उसे पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखनी होगी। उसने अपनी पोस्चर को सीधा रखा, चेहरे पर काम एक्सप्रेशन बनाए रखा और बातचीत शुरू करने से पहले डीप ब्रेथ ली। जब मीटिंग शुरू हुई तो राहुल ने ले लाउंस की एक और ट्रिक अपनाई, द फ्लडिंग स्माइल। मतलब जब किसी से मिलो तो हल्की सी जेन्युइन स्माइल दो, जिससे सामने वाला कंफर्ट महसूस करे। जब राहुल ने क्लाइंट से हाथ मिलाया और मुस्कुराया तो सामने वाला भी इंस्टेंटली रिलैक्स दिखा। राहुल को पहली बार महसूस हुआ कि सिर्फ एक स्माइल से बातचीत का टोन सेट किया जा सकता है। मीटिंग के दौरान राहुल ने अपनी टोन पर भी ध्यान दिया। पहले जहां वो मोनोटोनस और लो एनर्जी में बात करता था, इस बार उसने एंथुजियाज्म ऐड किया। उसने सीखा था कि जब आप अपनी आवाज में एक्साइटमेंट लाते हैं तो लोग नेचुरली आपसे जुड़ना चाहते हैं। बातचीत के दौरान उसने एक और पावरफुल टेक्निक अपनाई, द बिग बेबी पिवट। जब भी कोई उससे कुछ कहता, वो पूरे ध्यान से उनकी तरफ मुड़कर उनकी बात सुनता और हल्का सा सिर हिलाकर इंडिकेट करता कि वो एक्टिवली सुन रहा है। इस टेक्निक से सामने वाले को ऐसा महसूस होता है कि उनकी बातों को सच में इंपॉर्टेंस दी जा रही है। जब मीटिंग खत्म हुई तो क्लाइंट ने राहुल से कहा, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू राहुल, यू सीम वेरी कॉन्फिडेंट एंड ईजी टू टॉक टू। यह सुनकर राहुल के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ वर्ड्स से नहीं बल्कि छोटी छोटी चीजों से भी इंपैक्ट डाला जा सकता है। राहुल अब समझ चुका था कि किसी भी नए इंसान से मिलते समय सबसे पहले इंप्रेशन का ध्यान रखना कितना जरूरी है। उसने तय किया कि वो हर इंटरेक्शन में कॉन्शियसली इन टेक्निक्स को अप्लाई करेगा। उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। हर नए इंसान से मिलते वक्त आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंट हैंडशेक, स्माइल और अटेंटिव लिसनिंग पर फोकस करने लगा। धीरे धीरे राहुल की पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म होने लगी। लोग उससे मिलने के बाद उसे ज्यादा अप्रोचेबल और कॉन्फिडेंट मानने लगे। जहां पहले लोग उसे इग्नोर कर देते थे, अब वो उसे ध्यान से सुनने लगे। उसे एहसास हुआ कि जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं तो दुनिया आपको उसी नजर से देखने लगती है। पहला इंप्रेशन बनाने के बाद राहुल को एहसास हुआ कि सिर्फ अच्छा दिखना या कॉन्फिडेंट दिखना ही काफी नहीं है। असली चैलेंज था लोगों से एंगेजिंग और मीनिंगफुल बातचीत करना। उसे समझ आया कि अगर आप लोगों से सही तरीके से बात करना सीख जाएं, तो आप किसी भी माहौल में कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। राहुल ने सबसे पहले द एको टेक्निक को अपनाया। यह एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका था। जब भी कोई कुछ कहे तो उनके शब्दों को थोड़ा मॉडिफाई करके दोहराओ। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सच में उनकी बात सुन रहे हैं। एक दिन कैफेटेरिया में जब उसके कोलीग ने कहा, यार ये प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है, राहुल ने जवाब दिया, हाँ सच में प्रोजेक्ट की डेडलाइन काफी चैलेंजिंग लग रही है। इससे सामने वाला इंस्टेंटली उससे जुड़ गया और बातचीत आगे बढ़ने लगी। दूसरी चीज जो राहुल ने सीखी वो थी कॉन्वर्सेशनल हुक्स, यानी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना। पहले जब कोई उससे पूछता कैसे हो, तो वो बस ठीक हूं कहकर बात खत्म कर देता था। लेकिन अब उसने सीखा कि अगर उसे बातचीत जारी रखनी है तो उसे कुछ ऐसा पूछना होगा जो दूसरे को बोलने के लिए प्रेरित करे। ऑफिस में एक दिन जब उसकी कॉलीग रीना ने कहा, वीकेंड पर मैंने एक नई मूवी देखी, राहुल ने सीधा अच्छा कहने की बजाय पूछा, इंटरेस्टिंग, कौन सी मूवी थी और तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया उसमें? इस सवाल ने रीना को और बात करने के लिए एनकरेज किया, जिससे उनकी बातचीत एंगेजिंग बन गई। तीसरी टेक्निक जो राहुल ने सीखी वो थी द पैरोटिंग टेक्निक, यानी किसी की बात के आखिरी कुछ शब्द दोहराना, जिससे सामने वाले को लगे कि आप अटेंटिवली सुन रहे हैं। एक बार उसके मैनेजर ने कहा, हमें अगले महीने तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, अगले महीने तक कंप्लीट करना होगा। यह सुनते ही मैनेजर ने उसे प्रोजेक्ट की और डिटेल्स बतानी शुरू कर दी, जिससे राहुल को वैल्यूएबल इनसाइट्स मिल गई। फिर आया द पावर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। राहुल ने समझा कि अगर आप किसी को जेन्युइन तारीफ देते हैं तो
तो वो इंस्टेंटली आपके साथ जुड़ जाता है। लेकिन असली ट्रिक थी सही तारीफ देना। नाइस शर्ट कहने की बजाय अगर आप कहते तुम्हारी ये शर्ट तुम्हारी पर्सनालिटी पर बहुत सूट कर रही है, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता। उसने इस ट्रिक को अपनाया और देखा कि लोग उससे और ज्यादा ओपन होकर बात करने लगे। राहुल ने यह भी सीखा कि बातचीत में इमोशंस लाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी बातें सिर्फ फैक्ट्स के रूप में कहेंगे तो लोग जल्दी इंटरेस्ट खो देंगे। लेकिन अगर आप स्टोरीज, इमोशंस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस जोड़ेंगे तो लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। उसने महसूस किया कि जब वो अपनी बातों में छोटे छोटे किस्से जोड़ता था तो लोग उसकी बातों को ज्यादा एंजॉय करने लगते थे। एक दिन ऑफिस की पार्टी में राहुल ने अपनी बातचीत में ह्यूमर को जोड़ने की कोशिश की। उसने द प्लेफुल टीज टेक्निक अपनाई, जिसमें आप हल्के फुल्के मजाक से माहौल को हल्का बना सकते हैं। जब उसकी दोस्त ने कहा, मुझे सोशलाइजिंग करना इतना पसंद नहीं, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हारा इंट्रोवर्ट मोड ऑन रहता है हमेशा। यह सुनकर सब हंस पड़े और माहौल रिलैक्स्ड हो गया। धीरे धीरे राहुल को कॉन्वर्सेशंस में कॉन्फिडेंस आने लगा। उसने सीखा कि सिर्फ बड़े और इंटेलेक्चुअल बातें करना जरूरी नहीं, बल्कि अगर आप जेन्युइनली किसी की बातों में इंटरेस्ट दिखाएं तो लोग नेचुरली आपसे जुड़ने लगते हैं। उसने अपनी बातचीत को और एंगेजिंग बनाने के लिए स्टोरी टेलिंग, इमोशंस और ह्यूमर का सही बैलेंस अपनाना शुरू कर दिया। अब राहुल को समझ आ गया था कि बातचीत एक स्किल है जिसे सीखा और बेहतर किया जा सकता है। उसने खुद से वादा किया कि वो हर इंटरेक्शन में कुछ नया सीखेगा और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर बनाएगा। राहुल अब पहले से बेहतर बातचीत करने लगा था, लेकिन एक समस्या अभी भी थी, स्मॉल टॉक। उसे हमेशा लगता था कि हल्की फुल्की बातचीत उथली होती है और उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन जब उसने सीखा कि सही तरीके से की गई स्मॉल टॉक लोगों के बीच एक मजबूत रिश्ता बना सकती है, तो उसकी सोच बदल गई। राहुल ने सबसे पहले द आइस ब्रेकर टेक्निक अपनाई। जब भी वो किसी नए व्यक्ति से मिलता तो उसे ऑकवर्ड साइलेंस से बचने के लिए एक आसान सा सवाल तैयार रखना होता था। एक दिन ऑफिस में नई ज्वाइन हुई स्नेहा से मिलते वक्त उसने कहा, हे, तुमने ये लैपटॉप स्टिकर कहां से लिया? लुक्स कूल। ये सुनकर स्नेहा तुरंत मुस्कुराई और बातचीत शुरू हो गई। इसके बाद राहुल ने सीखा कि स्मॉल टॉक का सबसे जरूरी हिस्सा है फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। एक दिन लंच ब्रेक में जब उसने अपने सहकर्मी अमित को देखा तो उसने कैजुअली पूछा, अमित, तुम्हें वीकेंड पर क्या करना पसंद है? अमित ने कहा, मैं क्रिकेट बहुत पसंद करता हूं। राहुल ने तुरंत कहा, नहीं हो सकता है, मैं भी बड़ा क्रिकेट फैन हूं। तुम्हारा फेवरेट टीम कौन सी है? और इस तरह उनकी बातचीत एक मजेदार डिस्कशन में बदल गई। एक और अहम लेसन जो राहुल ने सीखा वो था द कॉम्प्लीमेंट चेन। जब भी कोई अच्छा दिखता या कुछ अच्छा करता तो राहुल जेन्युइन तारीफ करता, लेकिन असली ट्रिक ये थी कि वो उस तारीफ को आगे कॉन्वर्सेशन में जोड़ देता। जैसे जब उसने अपनी टीम की एक सदस्य अंजलि से कहा, वाओ, तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत इंप्रेसिव थी, तुमने आइडियाज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो अंजलि ने खुशी से धन्यवाद कहा। राहुल ने तुरंत पूछा, तुम प्रेजेंटेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करती हो? मुझे भी सीखना चाहिए। और इस तरह एक नई बातचीत शुरू हो गई। राहुल को अब यह भी समझ आने लगा था कि ऑब्जर्वेशन से स्मॉल टॉक को एंगेजिंग बनाया जा सकता है। एक दिन कैफेटेरिया में जब उसने देखा कि उसके बॉस अक्सर ब्लैक कॉफी पीते हैं तो उसने कैजुअली कहा, सर, आपने नोटिस किया आप हमेशा ब्लैक कॉफी ही पीते हैं, कोई खास रीजन? यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन इससे बॉस राहुल से बात करने में कंफर्टेबल महसूस करने लगे। एक और ट्रिक थी यूजिंग द FORD मेथड, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, ड्रीम्स। जब भी उसे किसी से बात करनी होती और वो कुछ सोच नहीं पाता था तो वो इन 4 विषयों पर बात करता। एक दिन एक नेटवर्किंग इवेंट में जब उसे किसी से बात शुरू करनी थी तो उसने पूछा, आप इस फील्ड में कैसे आए? यह एक ऐसा सवाल था जिस पर सामने वाले को कुछ सोचकर जवाब देना था।
और राहुल को उनके बारे में और जानने का मौका मिला। धीरे धीरे राहुल को समझ आया कि स्मॉल टॉक सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं होती, बल्कि यह किसी भी बातचीत की नींव होती है। उसने यह भी सीखा कि अगर किसी से मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना है तो सिर्फ कैसे हो से आगे बढ़कर बात करनी होगी। उसने इमोशनल वर्ड्स को अपनी बातचीत में शामिल करना शुरू किया, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा या यह सुनकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं, जिससे लोग उससे और जुड़ाव महसूस करने लगे। एक और चैलेंज था ग्रुप कॉन्वर्सेशंस। राहुल को हमेशा लगता था कि जब बहुत सारे लोग बात कर रहे हों तो उसकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। लेकिन फिर उसने सीखा कि द हाईलाइट एंड पास टेक्निक कैसे काम करती है। जब भी कोई कुछ कहता तो वो उनकी बात को हाईलाइट करता और किसी और को भी शामिल करता। जैसे एक मीटिंग में जब उसकी दोस्त ने एक आइडिया शेयर किया तो उसने कहा, यह आइडिया बहुत बढ़िया है, अमित तुम्हें क्या लगता है? इस तरह उसने बातचीत को और एंगेजिंग बना दिया। अब राहुल को स्मॉल टॉक में कॉन्फिडेंस आने लगा था। उसने यह भी सीखा कि लीविंग अ कॉन्वर्सेशन भी एक आर्ट है। अगर कोई बातचीत खत्म करनी हो तो ऑकवर्ड तरीके से नहीं जाना चाहिए। उसने एक सिंपल टेक्निक अपनाई, पॉजिटिव नोट प्लस फ्यूचर रेफरेंस। जैसे अगर किसी से बातचीत खत्म करनी हो तो वो कहता, अच्छा लगा तुमसे बात करके, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, जिससे सामने वाला भी कंफर्टेबल महसूस करता। राहुल को अब महसूस होने लगा था कि स्मॉल टॉक सिर्फ वर्ड्स नहीं है, बल्कि यह लोगों से जुड़ने का एक तरीका है। उसने खुद से वादा किया कि अब वो हर इंटरेक्शन में स्मॉल टॉक को अच्छे से इस्तेमाल करेगा और नए नए कनेक्शंस बनाएगा। राहुल को अब स्मॉल टॉक में काफी इंप्रूवमेंट दिखने लगा था, लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, पब्लिक स्पीकिंग। जब भी उसे किसी मीटिंग में बोलना पड़ता या किसी प्रेजेंटेशन में अपने आइडिया शेयर करने होते तो उसके हाथ पैर कांपने लगते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने इस डर से बाहर निकले। सबसे पहले उसने द पावर पोज टेक्निक के बारे में पढ़ा। यह तकनीक कहती है कि अगर आप अपने शरीर को एक कॉन्फिडेंट पोस्चर में रखते हैं तो आपका दिमाग भी उसे मानने लगता है। अगली बार जब उसे मीटिंग में बोलना था तो उसने एकांत में जाकर 2 मिनट के लिए अपने हाथ खोलकर खड़ा रहना शुरू किया, जैसे कोई विजेता खड़ा होता है। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच में उसका डर थोड़ा कम हो गया। इसके बाद उसने मिरर प्रैक्टिस करनी शुरू की। वह रोज सुबह शीशे के सामने खड़ा होकर किसी भी विषय पर 5 मिनट तक बोलता। पहले उसे बहुत अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह खुद को सुधार पा रहा है। उसके चेहरे के भाव और हाव भाव भी बेहतर होने लगे। राहुल को अब तक समझ आ गया था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि जब भी वह स्टेज पर जाता तो लोग उसे जज करेंगे। इस डर से बचने के लिए उसने द ऑडियंस एज फ्रेंड्स टेक्निक अपनाई। उसने यह मानना शुरू किया कि सामने बैठे लोग उसे जज करने के लिए नहीं, बल्कि उससे सीखने के लिए आए हैं। एक दिन जब उसने ऑफिस में अपनी पहली लंबी प्रेजेंटेशन दी तो उसने हर किसी को एक दोस्त की तरह ट्रीट किया और उसका डर कम हो गया। लेकिन सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ ही काफी नहीं थी। उसे अपनी स्पीच को भी सही तरीके से स्ट्रक्चर करना सीखना था। उसने द रूल ऑफ 3 को अपनाया। किसी भी स्पीच को 3 भागों में बांटकर बोलना। शुरुआत में एक कहानी, बीच में 3 की पॉइंट्स और अंत में एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। जब उसने यह तरीका अपनाया तो लोग उसकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनने लगे। एक दिन राहुल को एक बड़े सेमिनार में बोलने का मौका मिला। यह उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने द पॉजिंग टेक्निक सीखी, बोलने के दौरान छोटे छोटे विराम लेना, जिससे बातें ज्यादा इंपैक्टफुल लगे। जब उसने स्टेज पर जाकर अपनी बात शुरू की तो उसने जल्दी जल्दी बोलने की बजाय रुक रुक कर बोला, जिससे लोग उसे ध्यान से सुनने लगे। राहुल को यह भी एहसास हुआ कि अगर वह अपनी बात को याद करने की बजाय समझकर बोले तो वह ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है। उसने स्टोरी टेलिंग मेथड अपनाई, हर कॉन्सेप्ट को एक कहानी के रूप में समझाना। जब उसने अपने प्रेजेंटेशन में डेटा की बजाय कहानियों का इस्तेमाल किया तो लोग ज्यादा एंगेज होने लगे। धीरे धीरे उसकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल बेहतर होती गई। अब उसे स्टेज पर जाने में डर नहीं लगता था,
बल्कि एक्साइटमेंट होती थी। उसने खुद को चैलेंज दिया कि हर हफ्ते वह किसी न किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखेगा, चाहे वह ऑफिस हो, सोशल इवेंट हो या फिर कोई कैजुअल गैदरिंग। सबसे आखिर में उसने फीडबैक लूप अपनाया। वह हर बार अपनी स्पीच रिकॉर्ड करता और उसे बाद में सुनकर एनालाइज करता कि कहां सुधार की जरूरत है। जब उसने यह आदत बना ली तो उसकी बातचीत में एक अलग ही निखार आ गया। अब राहुल को समझ आ चुका था कि पब्लिक स्पीकिंग का डर सिर्फ एक इल्यूजन है। अगर सही टेक्निक्स अपनाई जाए तो कोई भी स्टेज पर आत्मविश्वास से बोल सकता है। उसने खुद से वादा किया कि अब वह अपनी आवाज को दबने नहीं देगा, बल्कि इसे एक शक्तिशाली माध्यम बनाएगा। राहुल ने पब्लिक स्पीकिंग के डर को तो काफी हद तक जीत लिया था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि उसकी सोशल कॉन्फिडेंस अभी भी उतनी मजबूत नहीं थी। कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में तो वह सहज हो गया था, लेकिन गहरी और मीनिंगफुल बातचीत करना उसके लिए अब भी मुश्किल था। जब भी वह किसी ग्रुप में होता तो उसे लगता कि उसकी बातों में वह गहराई नहीं है जो लोगों को जोड़ सके। सबसे पहले राहुल ने एक्टिव लिसनिंग की कला सीखी। पहले वह सिर्फ बोलने पर ध्यान देता था, लेकिन अब उसने सीखा कि अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए पहले अच्छा लिसनर बनना जरूरी है। उसने एकोइंग टेक्निक अपनाई। जब कोई कुछ बोलता तो वह उनके शब्दों को दोहराकर या थोड़ा बदलकर वापस कहता, जिससे सामने वाले को लगे कि उसकी बात सच में सुनी जा रही है। इससे लोग उसकी ओर अधिक आकर्षित होने लगे। इसके बाद उसने कॉन्वर्सेशनल हुक्स को समझा। उसे महसूस हुआ कि अगर बातचीत को इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाना है तो उसे ओपन एंडेड सवाल पूछने होंगे। अब वह लोगों से सिर्फ तुम्हारा दिन कैसा था नहीं पूछता, बल्कि आज की सबसे एक्साइटिंग चीज क्या थी जैसे सवाल करता, जिससे बातचीत लंबी चल सके और मीनिंगफुल हो। राहुल को अब एक और चैलेंज नजर आया, अनजान लोगों से बातचीत शुरू करना। उसे द कॉम्प्लीमेंट टेक्निक काफी पसंद आई। जब भी उसे किसी से बात करनी होती तो वह जेन्युइन तारीफ से शुरुआत करता। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, या तुमने जो पॉइंट रखा वो काफी इंसाइटफुल था। इससे सामने वाला खुलने लगा और बातचीत आसानी से आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी को अपनाया। पहले वह हर बातचीत में खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने महसूस किया कि असली कनेक्शन तभी बनता है जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। जब उसने अपने इनसिक्योरिटीज और स्ट्रगल्स को शेयर करना शुरू किया तो लोग उससे ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगे। राहुल अब एक और चीज को समझने लगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का महत्व। उसने अपने बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना शुरू किया, जिससे उसकी बातचीत का इंपैक्ट और बढ़ गया। अब वह आई कांटेक्ट बनाए रखता, थोड़ा झुककर बात करता और अपने हाव भाव को ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाता। एक दिन एक पार्टी में उसने द 60 सेकेंड रूल अपनाई। जब भी कोई नया व्यक्ति मिलता वह पहले 60 सेकेंड में बातचीत को एंगेजिंग बनाने की कोशिश करता। उसने महसूस किया कि शुरुआत में एंथुसियाज्म दिखाने से लोग नेचुरली उसकी ओर आकर्षित होते हैं। पहले जहां पार्टीज में वह अकेला बैठा रहता था, अब वह ग्रुप्स का हिस्सा बनने लगा। धीरे धीरे उसने डीप कॉन्वर्सेशंस की कला भी सीख ली। अब वह सिर्फ स्मॉल टॉक नहीं करता, बल्कि लोगों से उनके सपनों, संघर्षों और अनुभवों के बारे में बात करता। उसने 2 सेकंड पॉज टेक्निक को अपनाया। जब भी कोई कुछ बोलता तो वह 2 सेकंड रुककर जवाब देता, जिससे बातचीत ज्यादा थॉटफुल और ऑथेंटिक लगती। अब राहुल को सोशल सिचुएशंस में घबराहट नहीं होती थी। उसने समझ लिया था कि असली कनेक्शन बनाने के लिए सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सुनना, समझना और सही तरीके से प्रतिक्रिया देना जरूरी होता है। उसने खुद से वादा किया कि वह सिर्फ बातचीत करने के लिए बात नहीं करेगा, बल्कि लोगों से गहरे स्तर पर जुड़ेगा। राहुल अब सोशल कॉन्वर्सेशंस में कंफर्टेबल महसूस करने लगा था, लेकिन उसने गौर किया कि कुछ लोग भीड़ में सबसे अलग दिखते हैं। उनके पास एक अलग ही चार्म और इन्फ्लुएंस होता है। उसे समझ आया कि केवल अच्छी बातें करना ही काफी नहीं है, बल्कि कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी भी जरूरी है। सबसे पहले
उसने द पावर ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस को अपनाने की कोशिश की। उसने देखा कि जब भी कोई नया व्यक्ति उससे मिलता तो उनके चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ झलकता था। उसने अपनी पोस्चर सुधारी, हमेशा हल्की मुस्कान बनाए रखी और कॉन्फिडेंट हैंडशेक की प्रैक्टिस की। इससे लोग उससे बातचीत शुरू करने में सहज महसूस करने लगे। इसके बाद उसने हाई वैल्यू प्रेजेंस को समझा। उसे एहसास हुआ कि जब भी वह किसी ग्रुप में होता तो सिर्फ सुनने या हल्की बातें करने से कोई उसे याद नहीं रखता था। उसने मैग्नेटिक स्टोरी टेलिंग की कला सीखी। अब वह अपनी कहानियों को एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बनाने लगा, जिससे लोग उसे ध्यान से सुनते और उसकी बातें उन्हें याद रहती। राहुल को जल्द ही एहसास हुआ कि सोशल इन्फ्लुएंस का एक बड़ा हिस्सा लोगों की साइकोलॉजी को समझने में है। उसने मिररिंग टेक्निक सीखी। जब भी वह किसी से बात करता तो सटली उनकी बॉडी लैंग्वेज और स्पीकिंग स्टाइल को मैच करता, जिससे सामने वाला अनकॉन्शियसली उससे ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगता। एक दिन उसने एक और पावरफुल ट्रिक सीखी, द स्पॉटलाइट इफेक्ट को खत्म करना। पहले जब भी वह किसी नए सोशल सेटिंग में जाता तो उसे लगता कि सब उसे ही जज कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने सीखा कि लोग खुद के बारे में ही ज्यादा सोचते हैं। इसलिए उसे अपनी इनसिक्योरिटीज को भूलकर खुद को ज्यादा नेचुरली एक्सप्रेस करना चाहिए। धीरे धीरे उसने द आर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। अब वह सिर्फ सामान्य तारीफें नहीं करता, बल्कि डीप और स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्स देता, जिससे लोग उससे ज्यादा प्रभावित होते। जैसे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और एनर्जी काफी इंस्पायरिंग है, या तुम्हारे आइडियाज हमेशा यूनिक होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे लोग उससे और जुड़ाव महसूस करने लगे। राहुल ने अब ह्यूमर और विटी बैंटर की इंपॉर्टेंस भी समझी। उसने देखा कि जो लोग सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं वे अक्सर मजाकिया और स्पॉन्टेनियस होते हैं। उसने खुद को ज्यादा प्लेफुल और लाइट हार्टेड बनाने की कोशिश की, जिससे वह कॉन्वर्सेशंस को और एंगेजिंग बना पाता। फिर उसने द पावर ऑफ गिविंग को समझा। उसने महसूस किया कि अगर वह जेन्युइनली लोगों की मदद करता है, उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करता है और उन्हें फील गुड मोमेंट्स देता है, तो वे नेचुरली उसे पसंद करने लगते हैं। अब वह सिर्फ बातें करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव वैल्यू जोड़ने की कोशिश करता। धीरे धीरे राहुल की पर्सनैलिटी इतनी मैग्नेटिक हो गई कि लोग नेचुरली उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। अब जब भी वह किसी पार्टी, मीटिंग या सोशल इवेंट में जाता तो लोग उससे खुद बातचीत शुरू करने लगते। उसे समझ में आ गया था कि असली कैरिज्मा सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑथेंटिसिटी और जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने से आता है। राहुल की पूरी जर्नी सेल्फ डाउट से सेल्फ मास्टरी तक की थी। उसने अपनी सोशल एंजाइटी को ओवरकम किया, कम्युनिकेशन स्किल्स को रिफाइन किया और एक कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी डेवलप की। लेकिन सबसे बड़ी सीख यह थी कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं, बल्कि दूसरों को समझने और कनेक्ट करने की स्किल है। अब जब भी राहुल किसी नए व्यक्ति से मिलता तो वह पहले की तरह नर्वस नहीं होता, बल्कि वह नेचुरली कॉन्फिडेंट रहता, लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाता और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करता। उसकी लाइफ बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ लोगों से बात नहीं करता था, बल्कि उनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाता था। राहुल ने यह भी समझा कि ग्रोथ कभी खत्म नहीं होती। उसने फैसला किया कि वह लगातार अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर बनाएगा, नए लोगों से सीखेगा और अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी फैलाएगा। आज अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो याद रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑथेंटिसिटी और एम्पैथी ही सबसे बड़े सुपर पावर्स हैं। प्रैक्टिस कीजिए, नए लोगों से मिलिए, अपनी बातचीत को इम्पैक्ट बनाइए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।